नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और कर्नल वीरेंद्र शाही सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोनों जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और भू राजनीतिक अर्थात रणनीतिक महत्व जिसको कहते हैं कि डिप्लोमेसी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को एक साथ जोड़कर दोनों अपने विचार तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों और पत्रिकाओं में देश और दुनिया में रखते रहे हैं। और आज हार्ट टॉक भारत के मंच पर दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये बहुत मौजू है कि दोनों आर्मी के एक्सपर्ट किस तरीके से डिप्लोमेसी पर भी बात रखने जा रहे हैं। आज ये मैं नया प्रयोग हार्ट टॉक भारत पर कर रहा हूं, क्योंकि जब आप आर्थिक और सैन्य ताकत में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं तो आपकी बात और आपकी हनक देखी, सुनी और समझी जाती है। मैं दोनों मेहमानों के परिचय के बाद ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में मुद्दा क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो भारत पे वो कदम रख चुके होंगे या उनके भारत आने में कुछ ही समय बचा होगा। तमाम वो देश जो भारत के साथ मैत्री संबंध रखना चाहते हैं, भारत को बहुत ही दूसरे नजरिए से देखते हैं और पेश करते हैं, उन सब की नजर अब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात पर लगी हुई है। इसके तीन बड़े मायने और तीन बड़े फायदे और लॉन्ग टर्म तीन बड़े हिस्से जो पूरी दुनिया में एक होने की कवायद कर सकते हैं, वो सब कुछ भारत की यात्रा से तय होने जा रहा है, ऐसा विश्लेषक भी मानते हैं। और कम से कम मैं तो ये मान ही रहा हूं, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक शक्ति के साथ साथ अगर सैन्य ताकत में दोनों देशों की एक जुबान एक बात हो जाती है तो इसके मायने हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ये दोनों एलाई अब एक साथ दोनों के सैन्य बेसिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उसमें अपनी सहायता और सहयोग दे सकते हैं। मतलब रूस पर कोई डर है तो भारत की चिंता, और भारत पर कोई डर है तो रूस की चिंता। ये जो सहयोग और संगठन का तरीका है, ये अमेरिका को भी मुश्किलों में डालने जा रहा है। शुरुआत मैं आज प्रफुल्ल बख्शी सर से करना चाहूंगा, जो कि विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं और रक्षा के क्षेत्र में विशेष करके वायुसेना को हमारे कितना सुदृढ़ बनाने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो संसद में घोषणा कर चुके हैं भारत के साथ जो रिश्ते बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। पूरा संसद रूस का इस समय भारत और रूस के मैत्री पर अपनी बात रख रहा है। कितना प्रफुल्लित हैं प्रफुल्ल बख्शी सर आप? दिवाकर साहब और कर्नल वीरेंद्र शाही साहब, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ बैठ के। सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि अब जिस स्थिति में भारत है और जिस स्थिति में रूस है, दोनों अब आप बड़ी मेच्योरली आके अब आप पास में आ रहे हैं। पहले जब आते थे तो समहाउ और अदर वो इम्बैलेंस लगता था, दो थिंग्स यूज्ड टू वर्क आउट। पर अब जो है, रूस ने देखा है कि भारत एक उभरती शक्ति ही नहीं है, बट इट इज अ फ्यूचर सुपर पावर। और रूस को इस समय ऐसी ही पावर की जरूरत है आफ्टर ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसके बाद में रूस ने देखा, जैसे एक बार तो भारत सारी अपनी जो डिफेंस की इक्विपमेंट रक्षा से ले रहा था जब सोवियत यूनियन था, पर सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हमने बाहर देखना शुरू किया, क्योंकि कई चीजें, एयरक्राफ्ट के पार्ट, आर्टिलरी गन्स की कई पार्ट्स, कई एम्यूनिशन हमें नहीं मिल रहे थे। पर इस दौरान दोनों ने प्रोग्रेस किया है। भारत इस स्थिति पर पहुंच गया है कि अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 2047 22 साल दूर है और भारत इस समय अपनी छवि ही नहीं बना चुका, अपनी स्टेटस को स्थापित कर रहा है। रशिया ने देख लिया है, ब्रिक्स में भारत का रोल देख लिया है, और अब रशिया ने देखा है कि भारत उसके साथ में रहा है। यहाँ तक कि G20 में जब अमेरिका ने बाध्य किया था कि आप रूस के ऊपर सैंक्शंस में साइन करिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या दिया था, मेरी कंट्री में ये होने नहीं दूंगा। उस समय प्रेसिडेंट एक्चुअली गॉट अप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि ये क्या हुआ, मेरे को मुंह पे मना कर दिया। बाद में फिर उसको मना किया इंडिया ने। मतलब इंडिया की स्टेटस ऐसा बन गया था
कि अब दुनिया मानने लगी है। इस स्थिति में अब इंडिया और रशिया जब पास आ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि इंडिया अब ऐसे दौर से गुजर रहा है आत्मनिर्भरता के कि अब बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो अब रशिया के इंडिया के पास आएंगे, नॉट ओनली इन फील्ड ऑफ डिफेंस बट इन द फील्ड ऑफ पावर एक्सचेंज, एनर्जी एंड डिप्लोमेसी। तीनों डिप्लोमेसी, डिफेंस एंड हर एक चीज में अब रशिया और इंडिया पास आ रहे हैं। इसके फायदा एक ये हो रहा है कि रशिया ने देख लिया है इंडिया चाइना के बीच में तनाव है। इस पास आने से रशिया उस तनाव को भी कम कर रहा है और उससे एक दो बार चाइना को ये एडवाइस दी है कि अगर आप ब्रिक्स को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो प्लीज इंडिया के साथ अपना तनाव कम करिए। और आपने देखा कि चाइना ने जो हमारे को सुझाव दिए, चाइना ने कुछ कोऑपरेट हमारे साथ किया। चाइना अपने इंटरेस्ट देख रहा है, मैं ये नहीं कहता चाइना ने पाकिस्तान का साथ छोड़ देना है, नहीं, पर इस समय चाइना को भी पता चल गया है कि इक्वेशन इतनी आसान नहीं है जितनी उसने बना रखी थी। बस मैं यहाँ रोकना चाहूंगा सर, यहाँ रोकना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने शुरू कर दी है और बड़ा मजा आने वाला है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। कर्नल वीरेंद्र साई सर, चाइना का जिक्र प्रफुल्ल बख्शी सर ने शुरुआत में ही कर दी। चाइना को लेकर के आपके कुछ अपने विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा ठीक कहा विंग कमांडर प्रफुल्ल ने, जी, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखता है और उसको उसका अधिकार है। जी, चाइना को भी अपना इंटरेस्ट देखने का अधिकार है। और चाइना को जो अब तक आदत पड़ी हुई थी, मैं बात करूंगा हिंदी चीनी भाई भाई के नारों से लेकर उनकी हरकतें, जो हरकतें करते रहे, क्या क्या हम लोग बर्दाश्त करते रहे। अक्सर चीन का एरिया उन्होंने ले लिया, हम बर्दाश्त करते रहे। हमारी पार्लियामेंट में जिक्र होते रहे कि वहां तो नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोथ। इस तरह की हमारी जो पॉलिसीज रही, बॉर्डर रोड्स हमने नहीं बनाए कि चाइना इस्तेमाल कर लेगा, सुरंगें हम लोग नहीं बना रहे थे कि चाइना इस्तेमाल कर रहा था। और इस अपनी कमजोरियों को हम पार्लियामेंट में सरेआम जिक्र करते थे। उस युग से लेकर और डोकलाम तक जब हम आंख में आंख डालकर खड़े थे, जी, जी, तो पहले आंख चाइना को झपकानी पड़ी। जी, जो कैजुअलिटीज हमारे हुए उसके डबल कैजुअलिटी लद्दाख में। मैं सर इस क्योंकि हमें बहुत कम समय में आप दोनों महानुभावों से बहुत ज्यादा कुछ निकालना है, मैं पूछना ये चाहता हूं, बख्शी सर ने बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है और जो मैं मानता हूं, अक्सर मैं जब उसका एनालिसिस करता हूं तो मैं बोलता हूं, रसिया चाइना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप भारत के साथ अपनी जो गतिरोध की स्थिति है उसको मिनिमाइज करिए, खत्म तो नहीं हो सकता, मिनिमाइज करिए। क्या रसिया की बात से चाइना इतना कन्विंस अपने को कर पाया है? बहुत बड़ी बात इन्होंने शुरू की और जो मैं मानता हूं कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। जी, देखिए, इट्स अ गेम चेंजर। अभी तक हम जिन चीजों पर विरोधाभास था उनको सामने रखते थे, जिन चीजों पर हम एग्री कर जी, और कोई समाधान निकाल सकते थे, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स का एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मेडिसिन बनते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इनका रॉ मटेरियल तो चाइना से आता है, अभी भी आ रहा है। इसी तरह के कुछ और चिप्स हैं चाइना में। नहीं, ये तो सर आर्थिक पक्ष हो गया ना, ये आर्थिक पक्ष हो गया। कर्नल सर, मैं इस पर आपसे आगे बात करता हूं क्योंकि ये आर्थिक पक्ष है। चाइना अगर हमसे कन्विंस हो रहा है तो अरुणाचल के मुद्दे को, हालांकि बड़ी छोटी सी घटना है, अभी जो पेमा के साथ घटना घटी उसमें बोला कि तुम अरुणाचल की हो ही नहीं सकती, अरुणाचल नाम का तो कोई वजूद में कोई स्टेट है ही नहीं इंडिया का, दैट इज पार्ट ऑफ चाइना। अगर ये न्यूसेंस क्रिएशन वहां पर चल रहा है, हाउ कैन यू बिलीव कि चाइना इतना जल्दी कन्विंस हो जाएगा? देखिए, हमें हर चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
हर देश की कुछ अपनी कंपल्शंस होती हैं, हर गवर्नमेंट की कुछ अपनी कंपल्शंस होती हैं, और कुछ चीजें इसलिए भी कही जाती हैं कि उनकी लोकल मार्केट उन चीजों के लिए होती है। प्रफुल्ल बख्शी कम्युनिस्ट सर, पार्टी को कन्विंस करने के लिए अगर इस तरह के कुछ एक उन्होंने क्रिएट किया है, तो ये भी हो सकता है कि अंदर अंदर ये भी कहो कभी इट वाज आवर लोकल कंजम्पशन के लिए, प्लीज डोंट गेट इरिटेटेड टू डू, इसको गंभीरता से मत लो, ये हमारी इंटरनल कंजम्पशन की बात है। प्रफुल्ल बख्शी सर, क्या आप सहमत हैं? खैर, आपने ही शुरुआत की। क्या व्लादिमीर पुतिन इस स्थिति में है कि भारत और रूस को अपने साथ लेकर के ब्रिक्स को मजबूत करते हुए अमेरिका को बड़ी चुनौती दे पाएंगे? देखिए, अब भारत को और चाइना को अगर रशिया साथ में रखेगा, मैं आपको अश्योर करता हूं ब्रिक्स की बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना डिपेंडेंट है अमेरिका रशिया चाइना के ऊपर, उसके कितने पार्ट्स चाइना बनाता है। अभी वी शुड अंडरस्टैंड, चाइना रशिया के पार्ट्स बना रहा है, उनके डिफेंस के इक्विपमेंट बना रहा है, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के R&D में रशिया चाइना पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि बेसिक टेक्नोलॉजी रशिया से लेता है, पर R&D करके उसके बाद R&D की जो क्षमता है, नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड उसका पैसा है उसके पास, चाइना के पास। तो इस कॉम्बिनेशन को, ये जो ट्राइपार्टेट कॉम्बिनेशन है इंडिया, चाइना और रशिया का, ऑफ कोर्स मैं साउथ अफ्रीका, ब्राजील की बात अभी नहीं कर रहा, ये ही काफी है अमेरिका को इस समय अलर्ट करने के लिए। और मैं बता रहा हूं, अगर टोटल कोऑपरेशन आ जाती है, यानी कि इंडिया का अक्साई चेन का मुद्दा, अरुणाचल का मुद्दा इत्यादि का, अगर अरुणाचल और अक्साई चेन ही सॉल्व हो जाए, मैं कहता हूँ 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। पर बाकी जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रहता है, इस सबको रशिया ने बैलेंस करके रखा हुआ है। रशिया ने इसको बहुत बड़ी बात है सर कि रशिया ने बैलेंस किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चाइना भी समझता है इंडिया का गेम, और चाइना समझता है इंडिया की रिक्वायरमेंट, बट चाइना जो है अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देख रहा है, कि वो ये देख रहा है कि रशिया और अमेरिका भी क्लोज आ रहे हैं। चाइना कई बार कनखियों से देखता है अमेरिका को कि ये गेम क्या है, अमेरिका और रशिया कैसे पास आ रहे हैं, क्यों यूक्रेन में अमेरिका रशिया का साथ दे रहा है, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट है खनिज पदार्थ में, डॉनबास एरिया में। वो चाहता है कि रशिया वहां पे आ जाए और मेरे को पूरा फ्री हैंड मिल जाएगा। ये देखो, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, तो इस सब को बैलेंस करना पड़ता है। एवरी पार्टी हैज टू बैलेंस इट। बहुत बड़ी बात। मैं आपसे फिर इसी से यहीं से शुरू करूंगा सर, यहाँ रुकिए आप। मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल प्रफुल्ल बख्शी सर उठा दे रहे हैं कि हमें बैलेंस करना होगा। रूस उस स्थिति में भारत के साथ आ रहा है जब वो यूक्रेन से युद्धरत है। अभी अभी कुछ देर पहले पुतिन साहब ने एक बयान दिया, क्योंकि मैं विदेश के मामलों पर बिल्कुल अप टू डेट बात करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप चाहे तो फिर हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो फिर आगे बात करने वाला कोई नहीं है। दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन। भारत पहुंचने से ठीक पहले उनके इस बयान के मायने। कर्नल वीरेन साई सर, क्या देखते हैं आप? देखिए, बात बड़ी सीधी है जो मैं कह रहा था और जो बात बीच में रुक गई। देयर आर एग्रीएबल ग्राउंड्स, देयर आर कंफ्लिक्टिंग ग्राउंड्स, देयर आर नॉन एग्रीएबल ग्राउंड्स। अब सवाल है कि आप फ्रंट बर्नर पर क्या रखना चाहते हैं। अभी तक हम कन्फ्रंटेशन के पॉइंट्स को ही आगे रखकर बातचीत करते रहे, उसी पर सोच विचार करते रहे, और एक तरह की पूरी नेशनल फाइट बन गई। यहाँ तक कि ये बड़ा साफ कहा जाने लगा कि हमारा एनिमी 1 चाइना है। उस बेसिक में कोई तब्दीली नहीं आई है, पर उसके बावजूद अब हम जो कोशिश कर रहे हैं, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड ओवर हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग आज अमेरिका और रशिया की बन रही है। क्या कभी इसको पहले सोचा जा सकता था? और वो भी उस स्थिति में जब रूस के राष्ट्रपति यहां आ रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ही दिन बाद
एक हफ्ते के भीतर, मैं एकदम एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन एक हफ्ते के भीतर ही वो चाइना पहुंचेंगे। चाइना भी जा रहे हैं। और इस बातचीत में मुख्य मुद्दे क्या हैं? जो आर्थिक मुद्दे हैं वो हम समझ रहे हैं, और जिसमें रेयर अर्थ का मामला सबसे महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ तो छोड़ ही दिया है, यूरोप का साथ भी छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जब भारत आ रहे हैं, तो प्रफुल्ल बख्शी सर, सवाल तो अब आपका सीधा ही बनता है आपसे कि Su-57, S-500 और साथ ही साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अब हम साथ डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हम रिसर्च से लेकर के उत्पादन भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे और दूसरे देशों को बेचेंगे भी। इस समझौते के लिए व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ रहे हैं, मायने और मतलब बहुत बड़े हैं। क्या देख रहे हैं आप इसे? देखिए दिवाकर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और जैसे कर्नल वीरेंद्र साई सर, साहब ने, वीरेंद्र साहब बोल रहे थे, साई साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पर हमको ये देखना है कि अब रशिया को एग्जैक्टली पता चल गया है कि हमारी अब भारत के साथ इक्वेशन क्या है। रशिया ने पूरी तंदूर को ऑब्जर्वेशन देखा है, उसको पता है कि उसके वेपन सिस्टम्स कहाँ और किस तरीके से काम आए। उसको ये भी पता चल गया कि अगर इनमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होती तो और ज्यादा ब्रह्मोस का और S-400 का प्रकोप और होता। अब दोनों ही मेजर वेपन है रशिया के, वो अब इन दोनों के, और साथ में Su-57 इसलिए कि हमको ट्विन इंजन फाइटर की जरूरत है जो टैक्टिकल बैटिंग एरिया में जाए, एंड नॉट अ सिंगल इंजन। वी वांट अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट विच उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, और वो उसके जो रडार सिस्टम है टोटली सूट करता है हमारे टेरेन को। जो कॉकपिट रडार है जो Su-57 का है, उसने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं SGFA का जो प्रोजेक्ट था, जिसमें इंडिया ने बैकआउट कर दिया था क्योंकि हमें फाइनेंस देने पड़ रहे थे, बट अब हमारी भी नीति चेंज हो रही है। हम जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, जॉइंट फाइनेंसिंग करेंगे और जॉइंट फायदा उठाएंगे इसका। ये जो चीज है दोनों को भाएगी। अगर Su-57 जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं, ब्रह्मोस और S-500 नाउ विल बी डेवलप्ड जॉइंटली। आप देखिए दिवाकर साहब, उसके बाद में देयर नो लुकिंग बैक। उसके बाद में ऑटोमेटिकली देयर विल बी अदर थिंग, इट विल कम इनटू सबमरीन्स, इट विल कम इनटू कॉर्वेट्स एंड डिस्ट्रॉयर, इट विल कम एवरीवेयर, सब जगह होगा। पर ये पहले जो हमारी को प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम एक छोटी है, सच बोलने का अब वक्त आ गया है। हमने कभी अपनी डॉक्ट्रिन ठीक से नहीं लिखी थी दिवाकर साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भी हम प्रफुल्ल सर, एक बात मैं खत्म कर दूं। 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने लिख के दिया था, आर्टिकल आया था कि फ्रॉम 1947 टू 1995 इंडिया हैड नो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, ऑल द वॉर्स वर फॉट विदाउट डॉक्ट्रिन। तभी जब चाइना 62 में आपको एयरफोर्स की जरूरत थी, आर्मी को, सब टेलीफोन कर रहे थे हम एयरफोर्स इस्तेमाल करें या ना करें। कंफ्यूजन था, इतना कंफ्यूजन था कि आपने 6 स्क्वाड्रन्स को वापस भेज दिया और आपकी हार हुई। अब वो बात नहीं रह जाएगी क्योंकि आपने डॉक्ट्रिन लिखनी शुरू कर दी है, और डॉक्ट्रिन के बाद में आपको अब पता चल गया है आपकी कमी कहाँ है। आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, why they are not producing, why your HAL is so bad, why Kaveri engine is failing. Now you will see Russia will make sure that we are not wanting in this effort. वो हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि Su-57 का इंजन रेडी होगा और तभी भागा भागा फ्रांस आए आपके पास अपने बहुत बढ़िया बात। देखिए कि आप देखो हमारा ले लो, हमारा ले लो, वो भी अपने दरवाजे खोल रहा है। अब सब खोलेंगे दरवाजे। उनको पता चल गया था कि रशिया बाजी मार रहा है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो अब हमारे को बड़े इत्मीनान से फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, सोच के देयर इज नो लुकिंग बैक। अगर हमें आगे बढ़ना है तो वी आर ऑन द राइट पाथ। कर्नल वीरेंद्र साई सर, प्रफुल्ल बख्शी सर ने जो बात कही है, मैं उससे इसलिए इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे ही, ये मेरा आगे का एक प्रेडिक्शन है, मैं आप दोनों के सामने, आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं कह रहा हूं, जैसे ही यहां से व्लादिमीर पुतिन जाएंगे, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के
डिप्लोमेट्स सीधे भारत के संपर्क में आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणा ये सब कर सकते हैं। इसके पीछे दो कारण है। एक, यूक्रेन के साथ संघर्षरत रूस को भारत कैसे टैकल करे, और दूसरा, भारत डिफेंस के सेक्टर में रूस के साथ इतना ना आगे बढ़ जाए कि इन देशों का कोई महत्व ही न रह जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं साई सर? जी हाँ, बिल्कुल। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इसमें हम लोग अब इम्पोर्टर थे बहुत बड़े, अब हम आर्म्स एक्सपोर्टर हैं। हम्म ये बात एक नोटवर्दी है। ये एक पूरा टोटल चेंज है हमारी पॉलिसीज में। हम्म यहाँ तक राहुल साहब ने बात की, जो पॉलिसीज की, पॉलिसीज वीक थी इन्होंने कहा, या पॉलिसीज थी ही नहीं। मेरा ख्याल, मैं उस विचार से ज्यादा सहमत हूँ। और पॉलिसीज इसलिए नहीं थी क्योंकि पॉलिसीज बनाने की नियत नहीं थी। आर्म फोर्सेस वही थे, जी वही एयरफोर्स थी, वही आर्मी थी, वही नेवी थी। हम उन्हें इक्विप नहीं करते। शर्मिंदगी की बात थी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं क्रिएट कर सके हम। कितनी कैजुअलिटीज हुई सिर्फ उस जैकेट की वजह से। असॉल्ट राइफल्स नहीं बनती थी। आज हम टैंक बना रहे हैं, आज हम बोफोर्स से बढ़िया गन बना रहे हैं। अगर यही गन पहले बन गई होती तो बोफोर्स नहीं खरीदी जाती। फिर बोफोर्स नहीं खरीदी जाती तो उसके साथ जो अटैच घोटाले हुए वो भी शायद नहीं होते। तो पर्पस था कि वेपनरी बाहर से खरीदी जाए, उनके साथ किक बैक्स आए, और वो किक बैक्स की जो गेन है वो पॉकेट की जाए। उनको फिर हम जाकर स्विस बैंक में रखें। जी जी उनको हम बीमारी के बहाने 6 ट्रक जाकर केरला से विदाउट एक्साइज चेक जहाज में लोड लेकर साल में 2 बार इलाज कराने चले जाएं। प्रफुल्ल बख्शी सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं कर्नल वीरेंद्र साई सर। सवाल तो ये है कि जिस डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, क्योंकि आप दोनों बहुत बेबाक टिप्पणियां करते हैं, इसे मैं जानता हूं, लेकिन जिस तरह की स्थिति और परिस्थितियां बन रही हैं, डॉक्ट्रिन की बात आप अक्सर करते रहते हैं। एक न्यू नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल पीएम ने कर दिया। क्या उसी से मान लिया जाए कि हमने मिलिट्री के लिए, मिलिट्री मीन्स हमारे तीनों सेनाएं, क्या उसके लिए डॉक्ट्रिन इतना पर्याप्त है? न्यू नॉर्मल जो शब्द बोला गया और उसमें बोला गया कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। इट्स एन ऑनगोइंग थिंग। किसी भी स्टेज पर ये नहीं कहा जा सकता कि हम एक डॉक्ट्रिन में आकर और फाइनल हो गए, अब इस बस्ते को बंद कर दो। इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ईच ऑपरेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड जी ब्रिंग्स न्यू लेसन्स। जी जी आज के 10 साल पहले ये सोचा नहीं जा सकता था कि आप हेडक्वार्टर में बैठे होंगे और आपके बिहाफ पर ड्रोन जाकर अटैक कर रहा होगा। राइट राइट। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दिवाकर साहब, जी दिवाकर साहब, बहुत सारी नंबर ऑफ बूट्स। जी आज नंबर ऑफ बूट्स नहीं है, आज नंबर ऑफ ड्रोन्स पर आ गई है। आपकी गिनती गनर, आर्टिलरी शेल्स और टैंक्स पर होती थी। आज आपकी गिनती मिसाइल्स और फाइटर क्राफ्ट पर हो रही है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अब देखो दिवाकर साहब, जी नहीं कहा जा सकता और इसको कहीं भी रोका नहीं जा सकता, जैसे रोककर हम लोगों ने लगभग 40 से 50 साल वेस्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए बख्शी सर। अब मैं कह रहा था कि बेसिकली शब्द है आपके पास में एक, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स की सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद में जो मिलिट्री ने प्रोग्रेस करी है वो किसी ने नहीं करी। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है उसका हमने फायदा कितना उठाया? हमारी जो डॉक्ट्रिन की कमी थी उसके कारण हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे, उसके कारण हम R&D नहीं कर रहे थे। अभी GDP 1.9% बैठा है, R&D मिनिमम है। देखिए 1962 में आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉफी परकोलेटर बना रही थी। कर्नल साई also must be
वो 62 में वो भी स्कूल में होंगे, हम भी स्कूल में थे, बट हमारे पेरेंट्स फादर तो आर्मी में थे, वो देख रहे थे, वही बता रहे थे कि काफी परकुलेटर बन रहे हैं। ऑब्वियसली when you can't think in terms of weapon, जो देश वेपन बनाने का नहीं सोच सकता, वो लड़ने का कैसे सोच सकता है? ये सारी की सारी प्रॉब्लम। तभी कहते थे सड़क मत बनाओ, वो अंदर घुस जाएंगे, हम शांति प्रिय देश है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, ये ऐसे शब्द। और दूसरी बात सारी ये है कि अब जो आपको ब्रेव न्यू इंडिया बन रहा है, उसमें आपके हमारे तीनों सर्विसेज अब ने रियलाइज कर लिया है कि जो डॉक्ट्रिन नहीं थी तो क्यों प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि अगर आपने अपना सिलेबस ही नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं कि क्या एग्जाम में आएगा, तो आप यूं ही स्कूल में घूम के आ जाओ और कभी पास नहीं होगे। वो एग्जैक्टली वही बात है, यू हैव टू प्लान आउट कि मैंने को करना क्या है, क्या नहीं करना। और दूसरी बात ये है, इसके ऊपर आपको एक काफी प्रोग्राम करने पड़ेंगे कि हमने डॉक्ट्रिन क्यों नहीं लिखी। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल नहीं लिखी कि हमको नहीं सुनिए, इसलिए नहीं लिखी कि हमें पता नहीं था, आपको बाध्य करा जा रहा था। देयर इज इंटरनल प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री इन इंडिया। द ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट लाइक इंडियन आर्मी टू राइट अ डॉक्ट्रिन। फिर क्या होता है, आपके इंडियन आर्मी के आर्म फोर्सेस के जो ड्यूटीज मुकर्रर हो जाती हैं, पोस्ट मुकर्रर हो जाती हैं, दे वांट टू टेक ऑल द सीनियर पोस्ट। तभी आपको ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में हर एक लड़ाई के बाद डाउन किया, हर एक लड़ाई के बाद आपकी पेंशन कम हुई। क्यों? ये है प्रॉब्लम। इसके कारण आप डॉक्ट्रिन नहीं लिखने दे रहे थे। बहुत फिर आर्मी आर्मी ठोस के साथ कहेगी हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहते थे वो। और हमारे हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत थे। प्रॉब्लम हमारी भी थी, फौज में भी थी, हमने देखा है। और मैं साउथ ब्लॉक में जब था एज अ स्पोक्स पर्सन, मैं अपने आंख सामने देखता था किस तरीके से हमारे सीनियर ऑफिसर्स बिहेव करते थे। ये प्रॉब्लम हमारी भी थी। तो सिर्फ आप ब्यूरोक्रेसी को ना ब्लेम करिए और देश को ना ब्लेम करिए, इंटरनल प्रॉब्लम थी हर जगह। ये दिस इज बिकॉज जब डॉक्ट्रिन ही नहीं है तो सब दिले राम दिला दे राम, हर एक अपने चमड़े का चला रहा था। Exactly, मुझे ऐसा तभी कहते लगता थे, है, मैं बख्शी सर एक बात कहूं, जब सीडीएस हमारे सेना के वजूद में आए और पूरी प्रभावी तरीके से वो वर्क करने शुरू किए और एक यूनिफाइड कमांड में हम पहुंचे, और आप जो कहना चाह रहे हो जो मैं समझ पा रहा हूं वही है कि आर्मी के इतने ब्रेन्स को एक डिफेंस सेक्रेटरी डील किया करता था। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं। शायद धन्यवाद। शायद इस बात से आप दुखी हैं और इसको मैं फील करता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती थी और पिछले 11 सालों में ये बदलाव हुआ है, कम से कम ये मानना होगा। कुछ वीरेंद्र साई सर आप मुस्कुराते हुए कहना चाह रहे हैं। दिवाकर जी, अगर एक देश का प्रधानमंत्री कहे कि आर्मी इज नॉट रिक्वायर्ड, पुलिस कैन रन द नेशन, तो साइकोलॉजी पूरे देश की क्या होगी, ये सोचने की बात है। 62 में मैं कॉलेज में था और कगार पर था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करने की। 62 ऑपरेशंस के दौरान और सून आफ्टर 62 ऑपरेशंस मैंने स्ट्रीम चेंज करने का फैसला लिया और देहरादून में, मसूरी ना जाकर देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चला गया। बहुत शायद ये युद्ध नहीं होता तो मैं मसूरी की एकेडमी में कैरियर बनाता। बिल्कुल। बीच में एक फेज आया जब मैं थोड़ा फ्लाइंग सीखा, मोर एज ए हॉबी, सोलो फ्लाइंग किया, एयरफोर्स का भी विचार आया, पर अल्टीमेटली आई सेटल्ड इन द इंडियन आर्मी एंड नो लुकिंग बैक। आई नेवर रिग्रेटेड दैट डिसीजन ऑफ माइन। खुलकर जंग में जाने का मौका मिला, खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिला। पोस्ट रिटायरमेंट जैसा मैंने बताया तो जर्नलिज्म अब लगभग 20 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप दोनों ऐसे ही देश की सेवा करते रहें, क्योंकि आप विचारों के माध्यम से लोगों को उद्वेलित करते हैं। और आज प्रफुल्ल बख्शी सर अक्सर ये बोलते हैं कि नहीं, ये पूरी बात सुनिए, और आज जो मैंने सुना, जो समझा, और आपका वीरेंद्र साई सर, आपका जो जज्बा है कि किस तरीके से देश के लिए ही सोचते रहना उम्र के इस पड़ाव पे। खैर, आर्मी पर्सनल की कोई
उम्र होती नहीं है, वो हमेशा जवान रहते हैं। वो जैसे बॉर्डर पर पहले रहते थे वैसे वो रिटायरमेंट के बाद रहते हैं, और इसीलिए आप लोगों की बातें जो देश और दुनिया तक पहुंचती हैं उससे हर भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के संदर्भ में दोनों ने जो विचार आपके सामने रखे हैं, आपको कितने पसंद आए हैं आप टिप्पणी करिए। इन दोनों से कोई सवाल होगा आप सवाल भेजिए, हम इनसे उत्तर लेंगे, हम वादा करते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देश की खातिर प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर अगर आप इतने महत्वपूर्ण चीज़ें देख सुन रहे हैं जो हम अक्सर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दोनों मेहमानों का स्वागत के साथ साथ और बहुत इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से उनको अब हम विदाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।